सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं ये फ़ौज पर दबाव डाल रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत को हटा दो। यह आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का केस है। बोले आर्मी चीफ पर तनकीद से फौज में गम गुस्सा पाया जाता है। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ की मदद की। इन्हें दुख है कि एस्टैब्लिशमेंट ने दोबारा उनकी मदद क्यों नहीं की। ये अपील कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज को। उनको ये कह रहे हैं कि आप इस गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दें जी। ये आर्टिकल 6 लगता है, ये गद्दारी का केस है। फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त। 2013 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट में मदद की इलेक्शन में जी। जो मैं कहता रहा 4 हल्के खोलो, इसे नहीं खोले। 2018 में इसको तकलीफ ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने फिर से क्यों नहीं मदद की। सेनेट इलेक्शन होने हैं, हमारे ऊपर है, हम एक महीना पहले भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास गुंजाइश है, तो हम क्यों ना करें जल्दी। शो ऑफ हैंड्स का बेसिकली मतलब ओपन बैलेट होता है कि यानी हर का पता होगा कि कौन किसको वोट डाल रहा है। हमने जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ने जो उन्होंने हमें राय दी है वो ये कि हम आईनी तरमीम के बगैर हम एक ओपन बैलेट करवा सकते हैं जी। उनका ये राय है, लेकिन उसके लिए भी हमने इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है। उसके पास हम जा रहे हैं कि वो हमें ये क्लैरिफाई कर दें कि अगर हम ये ओपन बैलेट एक छोटी सी नोटिफिकेशन से कर। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बात भी कर दी और साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भी सवाल उठा दिया है। किस तरह से देख रहे हैं उनके आज के इस बयान को? ये बयान भी उनका इसी तरह से है कि जिसके दो मतलब ही निकालेंगे हम। देखें, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई हम करेंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि 2013 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून को जितवाया था, यानी कि वो भी वही इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ अपोजिशन के इल्जाम हैं वो भी इस वक्त यही है ना। अगर उसकी बुनियाद पे जाए, इल्जाम तो यही है, वो कह रहे हैं कि 2018 में जो इलेक्शन है वो एस्टेब्लिशमेंट ने रिग किया और ये वो सिलेक्टर थे, ये सिलेक्टेड है वज़ीर आज़म साहब। तो ये तो वही बात है कि कहते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो आर्टिकल 6 के ज़मन में नहीं आती, और जो बात पीडीएम वाले कर रहे हैं या अपोजिशन कर रही है या मुस्लिम लीग नून कर रही है उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये जो इन्होंने काबीना से मंजूरी ली थी कि सेक्रेटरी दाखिला इस हवाले से कार्रवाई कर सकेंगे और बात होगी, असल में ये सब अपोजिशन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है, उसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। कैसे मुकदमा होगा, कैसे आगे चलेगा। देखिए, हाइड्रोजन की जो ट्रू सेंस है वो तो वही है जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ थी, जिसमें जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने तरीके फैसला भी दिया, और वही हाइड्रोजन होती है, आइन को रोंदना, आइन को तोड़ना, और बाकी जितने मामला हैं वो तो अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने की नौबत इसलिए नहीं आएगी कि अपोजिशन जो लबो लहजा इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह से वो मैदान में है और वो अपनी इस तहरीक का अगला फेज शुरू करने जा रही है, तो उसमें इस तरह की जो धमकियां हैं उसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि अपोजिशन की पूरी क़यादत और उनकी पार्टियों के जो कारकुन हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं है तो उनको होना चाहिए। जाहिर है, जब आप धरने की सूरत हाल इख्तियार करेंगे, आप वहां जाते हैं इस्लामाबाद, आप वहां बैठ जाते हैं और नर्व सेंटर बंद कर देते हैं, तो उसमें कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी पैदा होगी ना कि उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। आपको ताकत से रोकना भी मुश्किल होगा। तो ये सारी सूरत हाल एक इस तरह की है कि धमकियां दी जाएं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएं, ताकि अपोजिशन जो एहतजाजी मूड है और जिस तरह से वो तहरीक लाने जा रहे हैं उसको हम मिनिमाइज करें, उनकी ताकत को तोड़ें, उनको डिमोरलाइज करें। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं, इसमें मुकदमात भी हो सकते हैं। देखा आपने, 3 चीजों तो ये कर चुके हैं। कभी ये कहते हैं जी कोविड आ गया, कोविड का मसला है, कभी कह देते हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है। ये सारी चीजें बेकार साबित होगी ना जो उन्होंने कहा। अब कह रहे हैं कि मौसम की शिद्दत है, ये कोई वहां 8 या 10 दिन बैठ के दिखाए। मेरा जाती ख्याल नहीं कि अगर धरना हुआ तो मेरा तजविया है, अगर धरना हुआ तो वो 8-10 दिन का नहीं होगा, वो बड़ा मुख्तसर होगा और इस किस्म का होगा जो हर चीज को एक वक्त जैम कर देगा। उसकी नौयत क्या होगी ये तो सारे पीडीएम वाले जानते होंगे। ये लंबा धरना, वो जो जिस तरह का इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों की
حمایت کے ساتھ اور طاقتور دوستوں کی پشتنائی کے ساتھ دیا تھا جس میں فیسٹیوٹی ہوتی تھی، وہ دھرنا نہیں ہوگا جی. جو دھرنا پی ٹی ایم دے گی وہ اس طرح کا ہوگا جو ایک ہی دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 2 دن کے اندر ہر شہر جام کر دے گا. ظاہر ہے ورنہ تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہاں بیٹھ کے کسی نے کیا کرنا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک. نوید صاحب، سینٹ الیکشن کے حوالے سے وزیراعظم صاحب نے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر کروا سکتے ہیں الیکشن 1 ماہ پہلے تو کیوں نہ کروائیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اوپن بیلٹ ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات انہوں نے کر دی ہے. اٹارنی جنرل صاحب کا بیان جو ہے وہ خود چھپا ہوا ہے سارے اخبارات میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ آپشن نہیں ہے شو آف ہینڈ کی. اچھا ویسے اس میں کوئی حرج نہیں، ہینڈ کر لیتے ہیں، لیکن جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اس میں سینکٹیٹی آف دی ووٹ جو ہے اس میں یہ رائے شماری خفیہ ہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے یورپ کے اندر اور جہاں جہاں یہ جمہوریت پائی جاتی ہے وہاں، بھارت میں دیکھ لیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، پھر امریکہ میں دیکھ لیں آپ، یورپ کی میں نے پہلے آپ کو مثال دے دی ہے. سینکٹیٹی آف دی ووٹ جو ہے وہ اسی طرح سے خفیہ رائے شماری کے تحت ہوتا ہے. تو یہ ایک جمہوریت کا اصول ہے. لیکن اگر پاکستان میں چونکہ ابھی سسٹم اتنا میچور نہیں ہے اور آپ کو اپنے لوگوں پر شک ہے، ظاہر ہے حکومت کو شک ہے نا. اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، تھوڑے دن پہلے تو سینٹ کا الیکشن میں انہوں نے جیت لیا تھا، حالانکہ وہاں ان کی ایکسپیرینس نہیں تھی، اس وقت تو کوئی نہیں بولا. اب انہیں کوئی نہ کوئی شک ہو رہا ہے یا خدشہ ہے یا ڈر ہے، تو انہوں نے کہا جی شو آف ہینڈ کر لیں. قانون بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو الیکشن وقت سے پہلے کرانے کی بات ہے، دیکھیں سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، یہ ہر صورت میں موجود رہتا ہے. صرف اگر کانسٹیٹیوشن اپریٹ کر دیا جائے، مارشل لگ جائے، جیسے مشرف آئے تھے، ضیاء آیا تھا، ایوب آیا تھا، جی آیا تھا، تو اس میں تو اور صورتحال ہے. لیکن اگر فوجی بغاوت ہو جائے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو، تو اس میں تو سینٹ آئین ہی چلا جاتا ہے نا. ادروائز سینٹ موجود رہتی ہے. تو جو ادارہ موجود رہنا ہے اس کے الیکشن ٹائم پر ہی ہونے چاہیے. اب 1 مہینے پہلے کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا، اور اس کی کیا ویلیو ہے. قمر دلشاد صاحب جو سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں، ان معاملات میں قواعد و ضوابط کے حوالے سے وہ بہت عبور رکھتے ہیں. انہوں نے بڑے واضح طور پر بتایا ہے کہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کا بھی کل بیان تھا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو ٹائم سے پہلے کرانے کا آپشن اس میں نہیں ہے. رضا ربانی صاحب کو بھی آج آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا. تو یہ تو کنسنسس ہے. بڑے قانون دان جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں اور بڑے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں. تو اب یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ کو کیا کرتی ہے، ظاہر عدالت کے سامنے تو کوئی نہیں بول سکتا، ان کو حکومت سب کو ماننا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا اثرات. بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی سے خبر ہے جہاں کماڑی کے علاقے میں ایک بار پھر پراسرار زہریلی گیس کا اخراج ہوا ہے. 20 کے قریب افراد کو سانس لینے میں دشواری پر اسپتال منتقل کر دیا گیا. تمام افراد کو ضیاء الدین اسپتال کماڑی لایا گیا ہے. کماڑی کی فضا دھند آلود ہے اور لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے. یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر سویابین اور کرنکل کے جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہے. اقتدار، گزشتہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت یہ سویابین ڈسٹ ہوا میں پائے جانے کا انکشاف ہوا تھا، اب کیا معاملہ ہے؟ بہت جناب آپ کا ایک بار پھر کیماڑی میں زہریلی اور پراسرار گیس پھیلی ہے اور تقریباً 20 کے قریب مریض ہیں جنہیں ضیاء الدین اسپتال میں لایا گیا ہے. آج بھی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا جو برث نمبر 2، 3 اور 5 پر کرنکل کے جہاز، جبکہ برث نمبر 11 اور 12 پر سویابین کے جہاز جو ہے لنگر انداز ہیں اور انہیں خالی کیا جا رہا ہے. اس وقت کیماڑی کی فضا جو ہے وہ انتہائی گرد آلود ہے اور یہاں پر لوگوں کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ایک مریض جسے ضیاء الدین اسپتال لایا گیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہو گئی تھی، اسے بچایا نہیں جا سکا، جبکہ باقی مریضوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی کیماڑی میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہاں پر سویابین کے جہاز جو ہے وہ لنگر انداز ہوئے تھے اور ان سے پرابلم ہوا تھا. ایک بار پھر سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، فضا ویسے ہی دھند آلود ہوتی ہے اور اس میں ایک یہ اس طرح کا آپشن جو لوگوں کو مزید پریشان کر رہا ہے اور نجی اسپتال میں مریضوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تاہم جو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حکام ہیں وہ رابطے میں نہیں آ رہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے 24 نیوز کو کہ اس وقت پورٹ کے اوپر تقریباً 5 جہاز کرنکل کے اور 2 جہاز جو سویابین کے، اس کے علاوہ 3 جہاز گندم کے اور ایک چاول کا جو جہاز ہے وہ لنگر انداز ہے اور ان سب کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. آف لوڈ ہونے کے باعث ہوا میں ذرات شامل ہوتے ہیں اور یہی وہ ذرات ہیں جو کہ عوام کو سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہے ہیں. اسی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے جو متعلقہ علاقے کے MNA ہیں عبد القادر پٹیل، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور پھر ٹویٹ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک بار پھر اس قسم کے مریض جو ہیں وہ اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اقتدار انور، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.
मुल्क में जंगल का कानून चलने लगा। एफबीआर ने अरबों रुपए टैक्स देने वालों के खिलाफ ही पर्चे कटवा दिए और सिर्फ पर्चे ही नहीं, नामवर सनतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारना शुरू कर दिए। सनतकारों ने एफबीआर के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एफबीआर ताजरों और सरमायाकारों को हरासा करने लगा। नादहिंदा एफबीआर ने मुल्क को अरबों रुपए टैक्स देने वाले मारूफ सनतकारों के खिलाफ एफआईआर कटवा दी। लाहौर के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में इजहार स्टील मिल्स, सरीना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल समेत मुल्क के बड़े सनतकार ग्रुप्स के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एफबीआर ने वेबाक और फास्टर सिस्टम की तकनीकी खराबी का मलबा भी सनतकारों पर डाल दिया। जिन सनतकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ उनमें सरीना टेक्सटाइल के सीईओ हामिद जमान, जैनन ग्रुप के डायरेक्टर मियां एहसान, डायरेक्टर कोहिनूर टेक्सटाइल तारिक सहगल और सीईओ तौफीक सहगल शामिल हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी, डायरेक्टर जमीर डियाजर और कोहिनूर टेक्सटाइल के मैनेजर टैक्सेशन एम खुर्शीद अनवर भी सेल्स टैक्स चोरी की एफआईआर में नामजद हैं। जैनन ग्रुप के सीएफओ अफनान मंसूर, डायरेक्टर जावेद अशरफ भट्टी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद सिद्दीक भट्टी और उमर एहसान पर भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमे के इंदराज पर रद्दअमल देते हुए सीईओ सरीना टेक्सटाइल हामिद जमान ने कहा, यहाँ जो टैक्स देता है वो फंस जाता है। एफबीआर जैसे इदारे इस प्रोसेस में हर्डल बन जाते हैं, वो ये काम मुझे लगता है होने नहीं देना चाह रहे, वरना वो जेन्युइन टैक्स पेयर को तंग करते हैं। जो टैक्स नेट में नहीं आता वो तो हद तक देखता फिरता है, ऊपर से उसको तो परवाह ही कोई नहीं, ना उसने टैक्स देना ना नेट में आना। तो ये बहुत गलत एक काम एफबीआर की तरफ से हुआ और मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और ये सब लोग इसका नोटिस लेंगे। मरकजी सदर एप्टमा आदिल बशीर ने रद्दअमल दिया कि ऐसा लगता है यहाँ जंगल का कानून है। मैं तो यही कहूँगा फिर से कि एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग आउट इन लॉन्चिंग दीज एफआईआर। ना उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया। हमें 30 डेज मिलते हैं अपील के लिए। 3 तारीख को उन्होंने हियरिंग बुलाई, 14 तारीख को उन्होंने एफआईआर कटवा दी। तो बिल्कुल जैसे आदिल साहब ने कहा, ये जंगल का कानून है। सनतकारों का कहना है कि एफबीआर के तर्ज अमल ने वाजे कर दिया कि वज़ीर आज़म के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे सिर्फ दावे ही हैं। ओगरा ने पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चेयरमैन ओगरा नूरुल हक की ज़ेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पर जवाब देने का फैसला किया गया है। ओगरा हुकाम का कहना है कि इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ऑयल कंपनीज को उतना जुर्माना किया है जितनी कानून में गुंजाइश थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। ओगरा ने पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कायम मकाम चेयरमैन ओगरा की ज़ेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पर जवाब देने का फैसला किया गया है। माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर फारूक सलीम का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी इदारा कहता है कि 7.5 करोड़ पाकिस्तानी महंगाई की वजह से परेशान हैं, 5 करोड़ बेरोज़गारी और 3 करोड़ गुर्बत के हाथों परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आटा, चीनी, बिजली में कौम को अरबों रुपए के टीके लगाए गए हैं। बैनुल-अक़वामी इदारा है, वो कहता है कि इस वक्त 7.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं, 5 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगारी की वजह से बड़े परेशान, 3 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की वजह से बड़े परेशान हैं। इन 7.5 करोड़ पाकिस्तानियों को, 5 करोड़ पाकिस्तानियों को, 3 करोड़ पाकिस्तानियों को जवाब किसने देना है? ये सबसे बड़े दुश्मन है इमरान खान साहब की। आटा जाता है 35 से 75 पे, 900 अरब का टीका लगता है। चीनी जाती है 55 से 110 पे, फिर नीचे आती है शायद 400 अरब का टीका लगता है। बिजली 10 रुपए यूनिट से 19 रुपए यूनिट, 1000 रुपए का टीका लगता है और 25% मजीद बढ़ने वाली है। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सेनेट में पीटीआई मुकम्मल तौर पे, नेशनल असेंबली में मुकम्मल तौर पे पीटीआई, प्रोविंशियल असेंबली में मुकम्मल तौर पे पीटीआई। क्या आटे की कीमत नीचे आ जाएगी? क्या चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी? जवाब कौन देगा? फैसला एनसीओसी के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। असद उमर ने ट्वीट में कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा है कि घर पर खुद को आइसोलेट कर रहा हूं। एनसीओसी के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और खुद को घर में करंटीना कर लिया है। आर्मी
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फजाया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। DG ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकें शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फजाया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि इंटर सर्विसेज हम आहंगी से ऑपरेशनल कामयाबी को तक़वियत मिलती है। इन मशकों से बाहमी इश्तराक और ऑपरेशनल हम आहंगी में बेहतरी आएगी। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़्म उन्हें दूसरों से मुनफरिद करता है। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका फ़ौजी मशक़े शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे कराची के इलाके किमाड़ी से, जहां एक बार फिर पुरअसरार जहरीली गैस का अखराज हुआ है। 9 अफराद को सांस लेने में दुश्वारी पर ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स दम तोड़ गया है। कराची के इलाके किमाड़ी में बंदरगाह पर एक बार फिर से जहाज लंगर अंदाज हुए हैं और पुरअसरार जहरीली गैस का अखराज हुआ है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था उनकी हालत कैसी है? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अब इस बात की तस्दीक हो गई कि तकरीबन 8 मरीज जो हैं वो ज़ियाउद्दीन केमाड़ी ब्रांच में लाए गए थे, जिनमें से एक शख्स जिसका नाम मकसूद बताया जाता है वो जिंदगी की बाजी हार गया है। बताया ये जाता है कि ये हार्ट पेशेंट था और जब धुंध हुई तो इसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी हुई और इसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ये जाँ बर ना हो सका और जाँ बाग हो गया। इस टाइम केमाड़ी के इलाके में जो पोर्ट के करीब करीब वाक़या है, बर्थ नंबर 2, 3, 21, 22 पर जो है वो क्रिंकल के जहाज, जबकि बर्थ नंबर 11 और 12 पर सोयाबीन के जहाज जो है लंगर अंदाज हैं। इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट पर इस वक्त जो है वो गंदुम और चावल के जहाज भी लंगर अंदाज है। तो इन सारे जहाज़ों को एक साथ जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है, यानी कि इनसे माल को उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से फिजा जो है वो इंतहाई धुंध आलूद हो गई है। लोगों को वहाँ सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। नाज़रीन की मालूमात के हम आपको बताएं कि 8 मरीजों को अस्पताल शिफ्ट किया गया था, जिनमें से एक मरीज दम तोड़ गया है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। नैब की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को भेजे गए सवालनामे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि नैब ने मरहूम मुफ्ती महमूद की आमदन के ज़राए पूछकर इंतहाई गलत काम किया है। इन्होंने अखलाकियात की सारी हदें पार कर दी हैं। इस्लाम और मौलाना साहब रोज अव्वल से ये कह रहे हैं कि ये एहतसाब का इदारा नहीं, ये इंतकाम का इदारा है। ये सियासतदानों की किरदार कशी के लिए हमेशा मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या है कि मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के ज़राए आमदन क्या थे, जाके नेट पिक्चर में जाके मौलाना मुफ्ती महमूद का कब्र वहाँ डेरा इस्माइल खान में है, अब्दुल खैर में, वहाँ जाके खड़े हो के उनसे पूछिए कि आपके ज़राए आमदन क्या थे। तारीख में कभी ऐसा हुआ है? इतनी बेहुदगी, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइख्तिरामी, वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि मौलाना साहब PDM की सरबराह है। मौलाना साहब हुकूमत के खिलाफ तहरीक की क़ियादत कर रहे हैं। जब भी मौलाना साहब जलसे करते हैं, जब भी मौलाना साहब सड़कों पे आते हैं तो ये हरकत में आ जाती है। नेब को किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल में ये मौजूदा हुकूमत इस किस्म का रवैया हजम कर सकेगी, नए इमरान खान हजम कर सकेगी। मेरे ख्याल में इमरान खान की कैबिनेट, इमरान खान के वज़रा, उनकी गलियों में, बाजारों में आम लोग उनको घसीट लेंगे। इतना रद्द अमल लाया जाए इसका। कराची मलीर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं, जिसमें 888 रजिस्टर्ड वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची मलीर कोट में बार के इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। सदर की नशिस्त के लिए हाजी खान मशवरी, लुत्फुल्ला और राव जाहिद मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि नायब सदर की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जाहिद का कहना है कि कल के इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो भी इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो तमाम हमने मुकम्मल की हुई है और इंशाअल्लाह ये पुरअमन इलेक्शन होंगे। और सिक्योरिटी के इंतजामात भी रेंजर्स, पुलिस, तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं
उनका भी अरेंजमेंट है। मलीर बार के इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। खजानची के लिए 5 और लाइब्रेरियन के लिए 3 उम्मीदवार हैं। मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी की 7 नशिस्तों के लिए 12 उम्मीदवार हैं। और महंगाई में कमी के सारे दावे फिर धरे के धरे रह गए। अवाम को सस्ती चीनी मिली, ना सस्ते अंडे मिल सके। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत में 4 रुपये 33 पैसे का इजाफा हुआ। कोयटा में अंडे 225 रुपये फी दर्जन तक पहुंच गए। दूसरी जानिब रावलपिंडी, सखर, बहावलपुर, लाड़काना में चीनी 5 रुपये फी किलो तक महंगी हुई। बिजली की फी यूनिट कीमत में 20 पैसे का इजाफा हुआ। यही नहीं, एलपीजी, लहसुन, दाल, माश, मटन और खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में अंडों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहर में अंडे 220 से 250 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। देसी अंडे 400 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गए। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों ने कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई, महंगाई और महंगाई, अवाम के सिर्फ एक ही दुहाई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही अंडों की कीमत को बढ़ लग गए। पहले ही महंगे फरोख्त होने वाले अंडों की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अंडों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। ओपन मार्केट में फार्मी अंडों की कीमत 220 से 250 रुपए दर्जन तक जा पहुंची, जबकि देसी मुर्गे के अंडों की कीमत 400 रुपए फी दर्जन हो गई। शहरियों का कहना है कि सर्दी भगाने के लिए अंडे खाते थे, वो भी पहुंच से दूर हो गए। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, अवाम को बहुत मुश्किलात है। फर्क कितना है अंडों की कीमत में, आप क्या समझते हैं? तकरीबन 110-120 रुपए फर्क है जी। तो लोग जब आपसे खरीदारी करने के लिए आते हैं तो बहस तकरार तो करते होंगे? हर वक्त बहस करते, चीखें निकलती है अवाम की। अंडों ने तंग किया है? बहुत ज्यादा। कितना तंग किया है? बहुत महंगा हो रहा है, गाहक पैसा नहीं खर्च रहा। अंडे क्यों इतने महंगे हो रहे हैं? पहुंच से बाहर क्यों होते जा रहे हैं? ये हुकूमत का है, बस हुकूमत कर रही है जो भी। ब्रायलर और देसी अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा क्यों हुआ, पोल्ट्री फार्मर्स ने बता दिया। ट्रेडर्स का कहना है कि 4 माह पहले फार्मर्स को रेट निहायत कम होने के बायस करोड़ों का नुकसान हुआ, जिसके बायस फार्मर्स ने तंग आकर अंडे देने वाली मुर्गियां ही औने पौने दामों बेच दी। ट्रेडर्स का कहना था कि अब अंडे देने वाली मुर्गियां कम और तलब ज्यादा है, जिसके बायस अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबे के लिए मराती पैकेज के तहत अब तक 348 अफराद ने 157 अरब का धन जाहिर करके FBR के साथ रजिस्ट्रेशन के मराहिल मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान में अब तक 389 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग तरक्याती अथॉरिटी के तहत ऐलान करदा तामीराती शोबे के लिए मराती पैकेज के तहत मुल्क भर में 3099 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड कर लिए गए। बिल्डर्स और डेवलपर्स रिहायशी और कमर्शियल तामीरात पर टैक्स के फवायद हासिल कर सकते हैं। ये फवायद अफराद, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और कंपनियों को भी हासिल हैं। इस पैकेज के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए हर मुरब्बा फीट और मुरब्बा गज पर फिक्स टैक्स की शरह का इतलाक होगा। इस पैकेज की डेट को तकरीबन 1 साल की जो है वो उसकी मुद्दत में तोसील की जाए 1 साल के लिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पर CDA, SBCA, RDA यहाँ पर जो है वो अप्रूवल्स पेंडिंग है। और उसकी कई वजूहत हैं, क्योंकि जो लॉज हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर हैं वो बड़े सख्त लॉज हैं, और उसकी वजह से जो है वो अप्रूवल्स में साल लग जाते हैं। पैकेज के तहत कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट की सूरत में टैक्स में 90% कमी होगी। कंपनियों के शेयर होल्डर्स की सहूलत के लिए मुनाफा से आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। पैकेज के तहत विद होल्डिंग टैक्स में भी खातिर खा छूट दी गई है। सरमायाकारी को फरोग देने के लिए बिल्डर्स, डेवलपर्स और जायदाद के खरीदारों के लिए शराइत की तकमील पर सरमायाकारी की आमदन पर कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। पैकेज के फवायद के लिए 31 दिसंबर 2020 तक रजिस्टर्ड होना होगा। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कनाडा में तालीम के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा की तादाद में इजाफा होने लगा। कैनेडियन वीज़ा हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा की तादाद 33 से बढ़कर 46% हो गई है। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारर का कहना है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में पाकिस्तान की शमूलियत से पाकिस्तानी तलबा की वीज़ा दरख्वास्तें कबूल करने की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। स्टडी परमिट की मंजूरी के हवाले से जनूबी एशिया के ममालिक में पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है।
تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کا شکار اسلام آباد بلدیہ کے مسیحی ملازمین نے حکومت سے ماہ دسمبر کی تنخواہ اور کرسمس الاؤنس کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تنخواہ اور الاؤنس نہ ملنے کی صورت میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ بابر شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کا شکار اور محدود وسائل کے ساتھ صفائی کی امور سر انجام دینے والے وفاقی دارالحکومت کے سرکاری سینیٹری ورکرز اور خاک روبوں نے حکومت سے ماہ دسمبر کی تنخواہ کرسمس سے قبل ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنمنٹ تے جائی درخواست ہے بھی سانو ٹائم نال تنخواہ دیتی جائے ساڈے بچیاں دا کرسمس سے، کیونکہ اسی ظاہر ہے کپڑا لیڑے بچے دے بنانے نے۔ ساڈا کرسمس دا جڑا توجہ فرمان ساڈے ال ٹائم سے سانو تنخواہ دین۔ خاک روبو اور سینیٹری ورکرز کے مطابق ہر حکومت کرسمس کے موقع پر کرسمس الاؤنس ادا کرتی ہے۔ موجودہ حکومت سے بھی درخواست ہے کہ الاؤنس دے۔ کرسمس ایک بڑی خوشی کا موقع ہے جہاں پہ باقی تہواروں میں جو ہے وہ الاؤنسز ملتے ہیں سرکاری ملازمین کو، تو یہ کانٹریکٹ کے ملازمین کو بھی بالکل کرسمس کا الاؤنس ملنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ سینیٹری ورکرز اور خاک روبوں نے تنخواہوں الاؤنسز نہ ملنے کی صورت میں بھرپور احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے۔ کیمرامین عمران نسیم کے ساتھ بابر شہزاد، تورک 24 نیوز، اسلام آباد۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی روسی ٹینس سٹار ماریا شراپووا نے منگنی کر لی۔ ماریا شراپووا نے برطانوی بزنس مین الیگزینڈر سے منگنی کر کے انسٹاگرام پر اپنے مداحوں کو خوشخبری سنا دی۔ ماریا شراپووا کے منگیتر برطانوی شہزادے ہیری اور شہزادہ ولیم کے قریبی دوست بھی ہیں۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24